Assalamu alaikum, sir. It's me, Amara Anwar, roll number 5, with my fellows. Today, we are here to present our topic Impact of Climate Change on Global Food Security. क्लाइमेट चेंज का मतलब है हमारे इन्वायरमेंट में लॉन्ग टर्म चेंजिंग्स। फूड सिक्योरिटी मतलब है हर इंसान के पास सेफ और इनफ खाना हो। ये दोनों क्लोजली लिंक्ड हैं। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो खेती पर इफेक्ट पड़ेगा और खाना कम हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो या बारिश कम हो तो खेती ख़राब होती है और क्रॉप्स जैसे वीट और राइस कम उगते हैं, तब लोगों के लिए खाना मुश्किल हो जाता है। कंटेंट लिस्ट में हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी, climate change basics, impact on agriculture and crops, data analysis on climate change, food security challenges, solution and policy measures. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी। व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज का मतलब है टेम्परेचर और वेदर में लॉन्ग टर्म चेंजिंग्स। ये मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन और फैक्ट्रीज और व्हीकल से स्मोक और गैसेस का रिलीज होना। इन गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग से फ्लड्स आते हैं और ड्राउट्स होते हैं। फ्लड्स मतलब बहुत ज़्यादा बारिश, ड्राउट्स बहुत कम बारिश और ज़मीन का सूख जाना। और ग्लोबल वार्मिंग हीट वेव्स की सूरत में भी शो होती है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी, फॉर एग्जांपल जैसे स्टॉर्म्स और साइक्लोन जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कॉज हो जाते हैं इससे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर एक साल बारिश बहुत कम हो तो फार्मर्स के लिए पानी और क्रॉप्स का शॉर्टेज हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब है हर इंसान के पास इनफ फूड हो, फूड सेफ और हेल्दी हो, फूड सबके लिए अफोर्डेबल हो। अगर ये सब ना हो तो फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है, यानी लोगों के लिए खाना मुश्किल से मिलता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर स्कूल में लंच नहीं है या सबके लिए स्नैक्स नहीं है तो बच्चे भूखे रहेंगे। ये फूड इनसिक्योरिटी की एक सिंपल से एग्जांपल है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लिंक बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी। एग्रीकल्चर मोस्टली क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए या रेनफॉल कम हो जाए तो क्रॉप्स कम उगते हैं, और जो मेजर क्रॉप्स अफेक्ट होती हैं वो वीट, राइस और मेज़ की क्रॉप होंगी। जब क्रॉप प्रोडक्शन कम होती है तो फूड शॉर्टेज होती है। फूड शॉर्टेज होगी तो उसकी प्राइस बहुत बढ़ जाएंगी, लोगों के लिए खाना मुश्किल से मिलता है। मतलब जैसे अगर फूड शॉर्टेज हुआ है तो उनकी प्राइस बहुत बढ़ जाएगी और लोगों के लिए जो खाना है वो मतलब मुश्किल से मिलेगा, इजीली नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मकई कम उगती है तो लोगों को मकई ज़्यादा महंगी मिलेगी और सबके लिए खाना कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं व्हाई दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट। मिलियन लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, मतलब खुराक के लिए और इनकम के लिए, ठीक है, इनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लिए। और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। क्लाइमेट चेंज सिर्फ इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम नहीं है बल्कि फूड सिक्योरिटी का भी मेजर इशू है। अगर हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फ्यूचर में खाना कम होगा और लोगों की लाइफ और इकोनॉमी दोनों अफेक्ट होंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम पानी वेस्ट करते रहेंगे और ट्रीज़ नहीं लगाएंगे तो फ्यूचर में क्रॉप्स कम होंगे और हमारे लिए खाना मुश्किल से मिलेगा। इट्स ऑल डन बाय माई साइड। नाउ रिदा विल एक्सप्लेन द बेसिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। Assalamu alaikum. My name is Shrida. I'm here to tell you about the basic climate changes. First of all, we discuss greenhouse gases. इसका काज क्या है? Human activities release greenhouse gases such as carbon dioxide, methane, and nitrous oxide. अब ये प्रोसेस होता है, कहते हैं, these gases trap outgoing heat in the atmosphere, threatening the natural greenhouse effect and increasing Earth temperature. अब इसका इम्पैक्ट क्या है फूड सिक्योरिटी पे? चेंज crop growth conditions and growing season, reduced nutrition quality of food crops like protein, lower protein and micronutrients, affects livestock's productivity through the heat stress. In short, food quality and long-term food availability are reduced. And second, global warming. इसका काज क्या है? एक्सेप्ट ग्रीन हाउस गैसेज लीड टू द लॉन्ग टर्म राइजिंग ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर। एंड होता कैसे कि हाई टेम्परेचर्स का हीट स्ट्रेस, इंक्रीज इवेपोर ट्रांसपायरेशन एंड रिड्यूस सॉइल मॉइस्चर्स। अब इसका इम्पैक्ट क्या है फूड सिक्योरिटी पर? लोअर यील्ड ऑफ मेजर क्रॉप्स सच एज वीट, राइस, माइस, रिड्यूस्ड मिल्क एंड मीट प्रोडक्शंस। अब जब ये दोनों चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी, मिल्क और मिल्क प्रोडक्शंस, तो हायर फूड प्राइसेस हो जाएगी एंड रिड्यूस एक्सेस ऑफ फॉर लोअर इनकम पॉपुलेशंस. In short, food availability and economic effects are directly threatened. And third, we discuss the extreme weather events. इसका काज क्या है? Global warming intensifies the frequency and severity of extreme weather events like flood, drought, heat waves, and storm physically damage crops, farmland, storage, and transport systems. अब इसका इम्पैक्ट क्या है फूड सिक्योरिटी पर?
sudden crop losses, and destructions of food reserves, disruptions of food supply chains and markets, increased vulnerability of small farmers. In short, food stability and supply reliability are severely affected. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशंस होता है वो इन्हेंस कर देता है ग्रीन हाउस इफेक्ट को, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं। अब जब ये सब हो जाता है तो होता है कि रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जब प्रोडक्टिविटी ही रिड्यूस हो जाएगी तो फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी। ठीक है, इन कंक्लूजन जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनिशिएट करते हैं क्लाइमेट चेंज को। फिर क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग इम्पल्सिफाइज इन्वायरमेंटल स्ट्रेस एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का ट्रैक एग्रीकल्चर डैमेज। Together, these interconnected processes undermine food availability, access, stability, and nutrition quality, posing a serious threat of global food security, particularly in developing countries. Assalamu alaikum, I'm Khairul Nisa. Today I will talk about the impact of climate change on agriculture and crops. Climate change directly affects our crops and farming. जब टेम्परेचर राइज होता है या रेनफॉल इरेगुलर हो जाती है, प्लांट्स के लिए प्रॉपरली ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट लेट्स डिस्कस major crops such as wheat, rice and maize. These crops are very important for food supply and economy. जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, these crops do not grow well. For example, too much heat can stop wheat from forming properly, जिससे wheat की yield कम हो जाती है. Now moving to heat stress and drought. High temperature cause heat stress which makes plants weak. Plants की growth स्लो हो जाती है और प्रोडक्शन रिड्यूस होती है। ड्राफ्ट मीन्स लैक ऑफ रेन। जब बारिश नहीं होती, सॉइल ड्राई हो जाती है। क्रॉप्स लाइक राइस एंड माइस नीड मोर वाटर, सो देयर प्रोडक्शन ड्रॉप्स ड्यूरिंग ड्राफ्ट कंडीशंस। नाउ लेट्स टेक अ पाकिस्तान एग्जाम्पल। इन पाकिस्तान wheat yield has declined in recent years because of heat waves and less rainfall. This clearly shows that climate change directly reduces our food supply. So climate change is a serious threat to agriculture, food security and farmer income. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मदुल, रोल नंबर 9। आज मैं आपको बताऊंगी क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है फूड सिक्योरिटी के ऊपर जो होता है, उस पर हमने डाटा एनालाइज किया है। ओके, सबसे पहले हमारे पास है ग्लोबल टेम्परेचर ट्रेंड। ग्लोबल टेम्परेचर ट्रेंड के ऊपर अंदर उन्होंने बताया हुआ कि ईयर वाइज जैसे जैसे ईयर इंक्रीज़ हो रहा है वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ईयर है 2000 से लेकर 2023 तक। इसमें जैसे जैसे ईयर इंक्रीज़ हुआ है टेम्परेचर हमारे पास 0.42 से लेकर 1.18 तक इंक्रीज़ हुआ है। एवरेज टेम्परेचर एवरी ईयर जो एवरेज टेम्परेचर है ना वो स्टडली इंक्रीज़ हो रहा है, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है इसका जो क्रॉप्स के ऊपर वो बहुत बुरा इम्पैक्ट हो रहा है। सॉइल मॉइस्चर हो रहा है और वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर भी इम्पैक्ट हो रहा है। बिकॉज जैसे क्लाइमेट चेंज होता है या तो ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं या ड्रॉट्स आ जाते हैं, फ्लड आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट बुरी तरह इम्पैक्ट होता है किसी भी कंट्री के ऊपर या किसी भी सिटी के ऊपर। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है ना वो एग्रीकल्चर का इसके ऊपर होता है। एग्रीकल्चर इसकी वजह से बैडली इफेक्ट करती है। जैसे इस तरह टेम्परेचर का दिखाया जा रहा है, क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट टेम्परेचर के ऊपर ही पड़ता है और टेम्परेचर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ ईयर वाइज, ये इंक्रीज़ हुआ टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, क्रॉप के ऊपर इसका बैड इफेक्ट आ गया। बिकॉज जो क्रॉप्स है उनको एक नॉर्मल ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो उनकी जो ग्रोथ वो कम होगी और वो जल्दी से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे, और अंदर जो उनकी ग्रोथ के लिए उन्हें लंबा या 2-3 मंथ का टाइम चाहिए तो वो उनके लिए कम हो जाएगा। ये जो हमारे पास चार्ट की वो है टाइप है वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है लाइन ग्राफ के ऊपर अंदर हमने ये सारा कुछ बता दिया है तो क्लाइमेट चेंज का। नंबर 2 हमारे पास है टेम्परेचर वर्सेस व्हीट यील्ड। अब हम देखेंगे टेम्परेचर और व्हीट यील्ड का आपस में क्या इम्पैक्ट होता है, आपस में इनका क्या रिलेशन है। इसमें ये बताया हुआ है जो एवरेज टेम्परेचर है वो हमने लिया एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, जो व्हीट यील्ड है वो हमने लिया वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है 14 से लेकर 16.5 तक, और जो यील्ड है वो ऊपर से 3.4 से 2.2 तक आ गई। ये डिक्रीज की तरफ आ रही है ये जो लाइन है और ये शो हो रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है वैसे वैसे जो यील्ड है वो डिक्रीज़ हो गई है, क्योंकि हाई जो टेम्परेचर जब हो जाता है ना तो ये हीट का स्ट्रेस है वो ज़्यादा काज करता है, जो ग्रेन का साइज़ है वो रिड्यूस रहता है और क्रॉप जल्दी मैच्योरिटी की तरफ चली जाती हैं।
जैसे मैंने अभी बताया कि अगर उनको पकने के लिए जहाँ पे 2-3 मंथ्स लगने हैं वो जल्दी हो जाती हैं, और जिसकी वजह से उनका ग्रेन भी कम रह जाता है और हीट का स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है इनके अंदर। फसलें ज़्यादा पक जाती है, और लेकिन उनकी जो प्रोडक्टिविटी है हमें जितनी मिलनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा कम मिलती है, और ये फूड प्रोडक्शन के ऊपर अपना नेगेटिव इम्पैक्ट शो करवाती है। इसमें जो हमारे पास टेम्परेचर की जो टाइप है वो हमें बताई गई है, जो चार्ट की टाइप है वो है स्कैटर चार्ट और कॉलम चार्ट। ठीक है, इसके अंदर जो इन दोनों का इन्वर्सली रिलेशन है दोनों का, क्योंकि वो एक डिक्रीज हो रहा है और एक इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट इज थर्ड वन है मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज। इसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा कंट्रीज इफेक्ट हो रही हैं वो बताया हुआ है। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग कंट्रीज हैं, और कितनी उनके ऊपर जो क्रॉप की यील्ड डिक्लाइन हो रही है वो हमारे वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग बताई हुई है। मोस्ट इफेक्टेड एरियाज हैं, उसके अंदर पाकिस्तान आ जाता है, इंडिया आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है, इथियोपिया आ जाता है, और नाइजीरिया आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इम्पैक्ट है, क्योंकि ये वो वाली कंट्रीज़ हैं जो हैविली इंडिपेंडेंट होती है एग्रीकल्चर के ऊपर और सीजनल रेनफॉल के ऊपर। लेकिन जैसे क्लाइमेट चेंज आ जाता है, इसकी जो रेन का जो सीज़न है वो भी सारा उसको वो डिस्ट्रैक्ट कर देता है। एग्रीकल्चर के ऊपर हैविली इम्पैक्ट करता है, यहाँ से उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है, यहाँ उनको बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर मिलता है। लिमिटेड सोर्स हो जाते हैं, फूड इनसिक्योरिटी वो बढ़ जाती है, जो जहाँ पे फूड सिक्योरिटी को बढ़ना चाहिए, और ये सारा इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाता है कंट्रीज़ के ऊपर। और ये जो हमारे पास वो उसकी ग्राफ की चार्ट है, ग्राफ की जो हमारे पास वो टाइप है वो हमारे पास है बार चार्ट। सो यहाँ पे हमने 3 ग्राफ किए हैं जहाँ पे उन्होंने कंट्रीज़ के ऊपर इफेक्ट करवाया है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है और वीट के ऊपर क्या इफेक्ट है। इस पे हमने क्लाइमेट चेंज का इनके ऊपर डाटा एनालाइज किया है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रबिका हनीफ, रोल नंबर 14। हम फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस को देखेंगे। जो सबसे पहला चैलेंज है हमारे पास वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो जाता है। राइज इन टेम्परेचर और एर्टिक रेनफॉल का जो पैटर्न है, ये जब चेंज होता है जो हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन है ये थ्रेट हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं जो हमारे फूड सप्लाई की जो चेन है उसको डिसरप्ट कर देते हैं, डिस्टॉर्टेड कर देते हैं। थर्ड वन है हमारे पास वल्नरेबल कम्युनिटी, जिसमें एल्डरली पीपल, प्रेग्नेंट वुमेन और चाइल्ड आ जाते हैं। इनके लिए मेल न्यूट्रिशन का और जो हंगर का रिस्क है वो हाई हो जाता है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड चैलेंज है वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। उसमें हमारे पास ड्रॉट, फ्लड और हीट वेव्स आ जाती हैं। ये सब मिलकर जो हमारी क्रॉप की यील्ड है उसको रिड्यूस कर देती हैं। सेकंड वन हमारे पास सॉइल की डिग्रेडेशन है। इसमें हमारे पास जो हमारे सॉइल में न्यूट्रिशंस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। और जो हमारे वाटर स्कैर्सिटी है, इसकी जो लिमिट है, वो हमारी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है उसको लिमिट कर देती है। हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। और उसके बाद इनकी वजह से जो पेस्ट है और डिजीज़ का आउटब्रेक है, जो स्टेपल क्रॉप्स हैं जो हमारे पास जो हमारी रोज़मर्रा की खुराक में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि ग्रेन हो गई, मेज़ हो गई, राइस हो गई, इसकी ये जो है इसको ज़्यादातर अफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड चैलेंज है वो सोशो इकोनॉमिकल चैलेंज है। जब हमारे क्रॉप की यील्ड रिड्यूस होती है, जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनको इकोनॉमिकल लॉसेस सफ़र करना पड़ते हैं, फेस करना पड़ते हैं। सेकंड वन में फूड की जो प्राइसेस हैं वो राइज़ कर जाती हैं, और जो लो इनकम पॉपुलेशंस हैं उन तक जो इसकी एक्सेस है वो लिमिट हो जाती है, और जिसकी वजह से माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट अकर हो जाता है, और जो इसकी वजह से हमारे जो लाइवलीहुड्स हैं वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट होते हैं। अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव एग्जाम्पल देखें तो हम देखेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज है उसने पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को किस बुरी तरह अफ़ेक्ट किया था। उसमें सबसे पहले हमारे पास व्हीट की एग्ज़ाम्पल आती है। जो व्हीट है उसकी यील्ड को जो वो अफ़ेक्ट करती है वो हीट वेव्स हैं। अगर हम व्हीट की यील्ड देखें तो वो 6 टू 10% ड्रॉप हुई थी पर 1% राइज़ इन टेम्परेचर। हमारे पास सेकंड एग्ज़ाम्पल है राइस की। रेनफॉल के पैटर्न में चेंज की वजह से फ्लड्स आए थे, जिसकी वजह से जो हमारी पैडी फील्ड है वो बहुत बुरी तरह डैमेज हुई थी। सेकंड में हमारे पास मेज़ आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा पेस्ट रेजिस्टेंट वो क्रॉप्स नहीं है, जिसकी वजह से ये हमारे जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किलात का बायस बनी थी। स्मॉल फार्मर्स को बहुत इकोनॉमिकल लॉसेस फेस करने पड़े थे। फूड की प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई थी और इनकी जो वो एसेस है वो रिड्यूस हो गई थी। उसके बाद जो हमारी नेशन पर जो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ा था वो ये था कि हमारी फूड प्रोडक्शन जो थी नेशनल वो डिक्लाइन हो गई थी, और जो हमारी डिपेंडेंस थी इम्पोर्ट पर वो इंक्रीज़ हो गई थी। Huda, and I'm here to present the solutions and policy measures to mitigate the challenges which is faced with food security. So let's move towards the first
फर्स्ट सोल्यूशन विच इज़ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। सो हम क्लाइमेट चेंज को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम ऐसी कुछ स्मार्ट टेक्निक्स को यूज़ करके अपनी फूड सिक्योरिटी को और पॉपुलेशन को सेव कर सकते हैं। मतलब ये है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ये है कि हमने स्मार्ट तरीके से एग्रीकल्चर करनी है, क्योंकि हम क्लाइमेट के चेंज को तो नहीं बदल सकते। सो हमने इसको मिटिगेट करने के लिए कुछ सोल्यूशंस हैं। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ये है कि हमने ऐसे बीज बोने हैं जो ज़्यादा हीट और कम पानी यूज़ करके भी अच्छी फसल को उगा सकें, और उससे उस पे यूज़ की गई चीज़ें यानी केमिकल्स भी सेव हों और फूड सिक्योर भी रहे और अच्छी प्रोडक्शन भी हो। ठीक है, इसमें ये आ जाएगा। तो इसके मेथड्स हैं यूजिंग ड्राउट रेजिस्टेंट एंड हीट टॉलरेंट सीड, यानी ऐसे सीड्स का इस्तेमाल किया जाए जो मतलब ज़्यादा गर्मी और कम पानी को यूज़ करके अच्छा इस्तेमाल मतलब अच्छी प्रोडक्शन दे सकें। उसके अलावा प्लानिंग टाइम एडजस्टमेंट, यानी कि जो फार्मर है वो इतना ऑब्जर्वेबल हो कि उसे क्लाइमेट चेंज की टाइमिंग का पता हो कि कब वेदर कैसा है, कब गर्मी है, कब सर्दी है, कब बीज को बोना फेवरेबल रहेगा और वो अच्छी प्रोडक्शन देगा। इस तरह हमारी ज़मीन अच्छा बोएगी अगर हम उसके लिए उस रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस के अंदर रहते हुए उसका बीज बोएंगे। तो उसके अलावा आ जाएगी क्रॉप रोटेशन, यानी एक ही ज़मीन पर एक ही जैसी फसल को बार बार केमिकल्स दे के उसको ज़्यादा पानी देकर उगाना नुकसानदेह है। ठीक है, वो ज़मीन फूड की प्रोडक्शन छोड़ देती है अगर एक ही जगह पे एक ही तरह की फसल को बार बार बोया जाए। तो सो लेट्स टू मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट मेथड, एफिशिएंट इरिगेशन। एफिशिएंट इरिगेशन भी एक स्मार्ट तरीका है, यानी इस तरह से फसल को बोएं कि पानी सेव भी हो जाए, कम भी इस्तेमाल हो और फसल भी अच्छी उग जाए। तो इसमें ये है कि ड्रिप इरिगेशन में ये होता है कि पानी सिर्फ जो बीज है उसकी सिर्फ नीचे रूट्स तक जाए ना। तो यानी इस तरह ये होता है, क्योंकि मोस्टली अगर गाँव के एरिया में देखें तो ट्यूबवेल सारा दिन चला रहता है, तो उस पानी को बचाना चाहिए। ठीक है, ताकि कहस वाली और इस तरह की सिचुएशन से आने वाले वक्तों में कम पानी के जरिए अच्छी प्रोडक्शन हो सके। स्प्रिंकल सिस्टम ये होता है कि सिर्फ पानी ना ऊपर सिर्फ छिड़कारा जाए। ठीक है, इसके अलावा इसके थर्ड मेथड इस तरह हो सकता है कि हम बारिश के पानी को रिजर्व करें, ताकि इस तरह की सिचुएशन में हम उस पानी को यूज़ करके अच्छी फूड प्रोड्यूस कर सकें, ताकि पॉपुलेशन भी अफेक्ट ना हो। आगे थर्ड मेथड है रिड्यूसिंग फूड वेस्टेज एंड स्टोरेज, यानी ये है कि फूड जो है जितना इस्तेमाल करना है लोगों को चाहिए कि वो सिर्फ उतना ही खरीदें। ठीक है, अगर वो ज़्यादा फूड खरीद के सिर्फ इस डर से कि आने वाले वक्तों में कहस साली होगी, हमें मतलब खाने को कुछ नहीं मिलेगा और इस डर से कि चीज़ें महंगी हो जाएंगी, ज़्यादा फूड लेके अपने पास रिजर्व कर लेते हैं। तो इस चीज़ से बचा जाए। ये चीज़ फ़ायदा देगी कि हम सिर्फ उतना ही फूड खरीदें जितना हमें चाहिए है, ताकि फूड गल सड़ ना जाए और आधा फूड ज़ाया ना हो जाए। लिहाजा जितना चाहिए उतना खरीदें, ताकि हमारी ज़मीन पर भी इसका बर्डन फूड प्रोड्यूस करने का कम हो, क्योंकि आप एक ही जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाएंगे, आप उसको केमिकल्स देंगे, तो वो इस तरह से हमारी ज़मीन अफेक्ट होगी, उसे कोई बेनिफिशियल नहीं हासिल होगा। लिहाजा जितना फूड चाहिए उतना खरीदें, उतना इस्तेमाल करें, फिर और खरीद लें। उसके अलावा स्टोरेज, एक्सपोर्टेशन, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के सिस्टम में मोस्टली ये होता है कि कंडीशंस का ख्याल नहीं रखा जाता। एक तो हमारी ट्रांसपोर्ट बहुत ख़राब होती है कि रास्ते में इतने मसले आते हैं कि फूड गल सड़ जाता है। लिहाजा इस तरफ पे अगर हमारी स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा, उसको स्टोर करने की कंडीशन, रिक्वायरमेंट्स, टेक्नोलॉजीज प्रोवाइडेड होंगी, सो इट्स प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर द फूड सिक्योरिटी एंड फूड सेवेज फॉर द पॉपुलेशन। सो लास्ट इसकी हैं कुछ सोल्यूशन इसके इस तरह हो सकते हैं कि कोल्ड स्टोरेज, यानी कूल रूम्स फॉर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड डेयरी, कीपिंग देम फ्रेश लॉन्गर, यानी कि ऐसी कंडीशंस में फ्रूट्स को जो इंपोर्ट किए जा रहे हैं या फिर जिनको ज़्यादा देर स्टोर किया जा रहा है, उनको ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड की जाएँ कि वो सेव रहें। ठीक है, वो गले सड़े ना। ठीक है, उसके अलावा आ जाता है वेयर हाउसेज और डैम्स और गोदाम वगैरह, जिसमें गंदम को सेव किया जाता है ताकि आने वाले वक्तों में उसको इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि हर मौसम उस तरह नहीं होता कि हर मौसम में हर बीज को बोया जा सके। गंदम का डिफरेंट मौसम होता है, चावल, कपास, इन सब का डिफरेंट मौसम होता है। लिहाजा इनको स्टोर किया जाता है ताकि आने वाले दिनों में उसको इस्तेमाल किया जाए। सो इस तरह फूड को सेव किया जाता है। और अवेयरनेस कैंपेन, यानी अवेयरनेस कैंपेन लगाई जाए, फार्मर्स को बताया जाए कौन से बीज कब और किस टाइम पे लगाने हैं और कितना पानी यूज़ करना है, एनर्जी को कैसे बताना है, क्लाइमेट को कैसे फेस करना है, वाटर को किस तरह यूज़ करना है। इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए तो बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, इस तरह मतलब लोग मिस यूज़ नहीं करेंगे चीज़ों का। तो लास्ट है हमारे पास गवर्नमेंट एंड ग्लोबल एक्शंस। इसमें यही है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसी तरह के अवेयरनेस कैंपेन में हेल्पफुल हों और फार्मर्स को वो आज के दौर की वो टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करें जिससे हम क्लाइमेट की चेंज को फेस कर सकें और अपनी फूड सिक्योरिटी को उसके चेंज के साथ सेव कर सकें। मतलब ये है कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है हम उसको नहीं रोक सकते, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज और टूल और स्मार्ट टेक्निक्स होनी चाहिए कि हम इसको मिटिगेट कर सकें। सो गवर्नमेंट को इसमें प्रोवाइड ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी एंड सपोर्ट टू फार्मर्स, इंप्रूव स्टोरेज, इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर, यानी हमारे स्टोरेज सिस्टम के लिए डैम्स वगैरह प्रोवाइड करें और वेयर हाउसेज वगैरह प्रोवाइड करें जिससे हम चीज़ों को सेव कर सकें उन कंडीशंस के अंदर जहाँ पे वो सेव रह सकें, गले सड़े ना। ठीक है, उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल हैं कि UN, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक इन बांग्लादेश मतलब सपोर्ट क्लाइमेट स्मार्ट राइस, यानी कि फ्लड